So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of hydrogen. So, आज हमें हाइड्रोजन में जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या है, वाटर. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस निकलते हैं. ठीक है, राइट. चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो एडवांस का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट अस फोकस ऑन दिस थिंग. तो ये मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूँ बिकॉज कुछ चीजें एनसीईआरटी की हैं और कुछ चीजें मैंने अपने नोट्स बनाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, ये खुद से पढ़ लो, ये खुद से पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. जैसा हम जानते हैं वाटर इज कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन इन टेबल 9.3, अगले पेज में टेबल है, उससे के साथ हम कंपैरिजन करेंगे और रीजंस भी देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऐसा है तो ऐसा क्यों है. तो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर इन द कंडेंस फेज आर बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. ठीक है, दिस लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट. सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ वेपर प्रेशर में. हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपैरिजन टू H2S एंड H2SE. समझे क्या? बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली अगर हम बात करें ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स में, थोड़ा तो डिस्कशन हम लोग कर ही चुके हैं. वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि H2S क्या होता है, गैस होता है. ये वाटर लिक्विड क्यों होता है? ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यस और नॉट? लिक्विड ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है. समझे क्या? करेक्ट, राइट. एंड बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली वाटर हैज गॉट वेरियस प्रॉपर्टीज. एनसीईआरटी से मैं जो जो अंडरलाइन करा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना है. वाटर हैज गॉट वेरियस प्रॉपर्टीज. जैसे यहां पे देखो क्या क्या अंडरलाइन कराया है मैंने. जैसे हाई फ्रीजिंग पॉइंट, समझे क्या? हाई फ्रीजिंग पॉइंट, करेंगे ना. हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपैरिजन टू H2S एंड H2SE. ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड्स वाटर हैज गॉट हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, तो इसमें बस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दिस with respect to H2S and H2SE. इतना पार्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे बढ़ते. अब देखो जरा, पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं. टेबल में कंपैरिजन किया गया है. जैसे हमने अभी तक हाइड्रोजन पढ़ा, उसमें हमने कंपैरिजन किया प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का. मैंने कहा था वो टेबल इंपॉर्टेंट, तो मैं ध्यान से पढ़ना, उससे क्वेश्चन निकलते हैं. उसके बाद हमने कंपैरिजन देखा H2O2 एंड वाटर में. मैंने कहा था वो वाला टेबल भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान से पढ़ना, उससे क्वेश्चंस निकलते हैं. अब हम लोग कंपैरिजन देखते हैं किसमें, H2O एंड D2O में. समझे क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू, जैसा हमने देखा था प्रोटियम और ड्यूटेरियम में, मैंने जैसा ऑलरेडी बताया है, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम में दिस ड्यूटेरियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. बात समझे क्या? ड्यूटेरियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नहीं सॉरी, इसमें जो है हमारे पास जो था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. समझे क्या? ऑर्डर ऑफ EN वैल्यू, EN वैल्यू का ऑर्डर जो है ये होता है, यही बताया था. EN वैल्यू डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर. EN वैल्यू डिक्रीजेस. ठीक है, अगर मैंने ये बता दिया है तो प्लीज उसको करेक्ट कर लो, ये ऑर्डर गलत है. EN वैल्यू का ऑर्डर जो है यही है. अगर मैंने पहले गलती से, बिकॉज अभी मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने पहले क्या बताया, अगर मैंने पहले गलती से इसका रिवर्स ऑर्डर बता दिया है तो प्लीज उसको करेक्ट कर लो. ऑर्डर ऑफ EN वैल्यू इज लाइक दिस. प्रोटियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इट इज ड्यूटेरियम एंड देन इट इज ट्रिटियम. समझे क्या? राइट. तो इस बेसिस पे
जैसे अगर हम लोग बात करें वाटर की एंड हैवी वाटर की, इफ आई टॉक अबाउट वाटर एंड हैवी वाटर इज व्हाट, D2O, समझे क्या? तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखना ध्यान से, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया और D2O में स्ट्रक्चर कैसे बना दिया, D2O में ये स्ट्रक्चर इसका ऐसे बना दिया, समझे क्या? लाइक दिस, करेक्ट? तो इसके डायपोल मोमेंट्स क्या होंगे, ये हो गया μ1, ये भी क्या हो गया μ1, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां पे ये हो गया μ2, और इधर पे भी ये क्या हो गया, ये हो गया μ2, बिकॉज यहां पे भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पे बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, इफ आई टॉक अबाउट OH बॉन्ड, तो इसका EN वैल्यू कितना है 3.6, इसका EN वैल्यू कितना है 2.1, समझे क्या? इफ आई टॉक अबाउट OD बॉन्ड की मैं बात करूं तो 3.6, एंड जो डी है ड्यूटेरियम है उसका EN वैल्यू प्रोटियम से थोड़ा कम होता है। अगर प्रोटियम थोड़ा कम है तो सपोज को लो कितना पकड़ लिया जाए, इसको पकड़ लिया जाए कितना 2.09, 2.1 से थोड़ा सा कम है, समझे क्या? गेटिंग? तो तुम्हें क्या दिख रहा है, क्योंकि ड्यूटेरियम इज स्लाइटली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन प्रोटियम, इस वजह से हमें क्या दिख रहा है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट μ2 एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट कितना μ1। दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहेगा d, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोटियम और ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में साइज सेम रहता है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा, करेंगे ना? राइट। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि since difference of EN values between oxygen and deuterium is more than difference of EN value between oxygen and protium, समझे क्या? इसका मतलब क्या हो गया, therefore OD bond oxygen deuterium bond is more polar than what, OH bond, getting? Because OD bond is more polar than OH bond, तो इस वजह से हम क्या बोल देंगे, therefore μ2 is more than μ1। तो अगर μ2 more than μ1 है तो वाटर में हमारे पास H मतलब नॉर्मल वाटर एंड हैवी वाटर, नॉर्मल वाटर है ये और ये हैवी वाटर है, समझे क्या? यहां पे हमने डायपोल मोमेंट्स दिखाए थे, ये μ1 है और ये μ1 है, इधर पे क्या μ2 है और ये भी क्या μ2 है, समझे क्या? तो यहां पे थीटा दोनों के लिए सेम है, थीटा और थीटा दोनों के लिए सेम है, ठीक है? तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, म्यू रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना, μ1 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस 2μ1 स्क्वायर कॉस थीटा, वेक्टर रिजल्टेंट लगा रहे है कि नहीं, राइट? और इसके हिसाब से म्यू रिजल्टेंट ऑफ D2O कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर प्लस कितना 2μ2 स्क्वायर कॉस थीटा ना, बिकॉज दो वेक्टर्स है ना, दो डायपोल मोमेंट वेक्टर्स है ना, μ1 के दो वेक्टर्स कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, μ2 के दो वेक्टर्स कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे,
ठीक है, तो यहां से ये कितना रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया कितना, दिस कम्स आउट टू बी 2 μ1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, एंड ये रिजल्टेंट आ गया कितना, अंडर रूट ऑफ 2 μ2 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। समझे क्या? और हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि ये कितना हो गया, ये हो गया μ1 अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, म्यू रिजल्टेंट ऑफ H2O एंड म्यू रिजल्टेंट ऑफ D2O कितना हो गया, μ2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। समझे क्या? सो दिस इज नथिंग बट म्यू रिजल्टेंट ऑफ H2O, got it? And this is mu resultant of D2O। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि μ2 इज मोर देन μ1, तो म्यू रिजल्टेंट ऑफ D2O इज मोर देन म्यू रिजल्टेंट ऑफ H2O। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि D2O सिंस म्यू D2O इज मोर देन म्यू H2O, इसका मतलब क्या हो गया, सो what D2O is more polar than H2O। करेक्ट ना? D2O is more polar than H2O, करेक्ट ना? D2O has stronger हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि D2O में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना, इट विल हैव स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देन व्हाट, H2O। इस वजह से हम कहेंगे कि therefore D2O will be having, D2O will have greater intermolecular association than H2O। तो एक बार अगर हम बेसिक कंपैरिजन करते हैं, therefore H2O एंड D2O में, तो यहां पे अगर मैं लिखूं पहला इंटरमॉलिक्यूलर, सबसे पहले अगर मैं लिखूं H2O एंड D2O, सबसे पहले अगर मैं लिखूं यहां पे ग्राम मोलर मास, ये कितना 18, D2O, D कितना होता है 2 होता है, और D के कितने 2 है, सो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 20, तो ग्राम मोलर मास में D2O आगे। समझे क्या? उसके बाद डायपोल मोमेंट में भी कौन आगे है, D2O आगे है। समझे क्या? राइट। उसके बाद इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, उसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज्यादा। गेटिंग ना? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बोलो या हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस बोल दो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, करेक्ट ना? राइट। उसके बाद जिसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, उसमें वेपर प्रेशर का क्या, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जिसमें ज्यादा, उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। गॉट इट ना? तो वेपर प्रेशर D2O में कम होगा, H2O में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। गॉट इट? राइट। वेपर प्रेशर के बाद क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, वेपर प्रेशर से पहले वोलाटाइल नेचर, वोलाटाइल नेचर, जिसके पास वोलाटाइल नेचर, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, वो ज्यादा वोलाटाइल, हमने पढ़ा हुआ है। तो H2O D2O में कौन ज्यादा वोलाटाइल होगा, H2O ज्यादा वोलाटाइल होगा, D2O कम वोलाटाइल होगा। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जिसमें ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। समझे क्या? मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट जिसमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ले लो, फ्रीजिंग पॉइंट ले लो या मेल्टिंग पॉइंट ले लो, गेटिंग। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे उसको मेल्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर फ्रीजिंग होगा, समझे क्या, राइट। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, कम होगा, गेटिंग ना, राइट। उसी तरह से चलो ठीक है, अभी आगे और पॉइंट्स आएंगे। हाँ, विस्कोसिटी, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा उसमें एसोसिएशन ज्यादा, गेटिंग ना। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा उसमें ज्यादा एसोसिएशन होगा, मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज रहेंगे, मतलब वो ज्यादा थिक होगा, ज्यादा थिक होगा, गेटिंग ना, मतलब वो ज्यादा विस्कस होगा। तो D2O का विस्कोसिटी कैसा होगा, ज्यादा होगा, समझे क्या, गेटिंग। और मेरे हिसाब से एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो H2O का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने रीजन के साथ बताए हैं, तो इनको ध्यान से देखो, गॉट इट। नाउ लेट अस सी द वैल्यूज, वैल्यूज देखोगे तुम्हें और समझ में आएगा। टेबल दिया गया है, वैल्यूज देखो जरा एक बार, देखो एक्सप्लेन एक बार कर दिया मैंने। मॉलिक्यूलर मास D2O का ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट D2O का ज्यादा है, मैंने क्या शायद उल्टा बता दिया क्या, मतलब वही ना, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे उसको मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, सॉरी ये गलती हुआ मुझसे। जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा उसमें फ्रीजिंग में फोर्सेस उतने स्ट्रांग होंगे, मतलब उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा, बिकॉज D2O हैज गॉट व्हाट, D2O हैज गॉट स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, समझे क्या, राइट। उसके बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट में देखो D2O ज्यादा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कौन, जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव वो ज्यादा स्टेबल, समझे क्या, दिस इज मोर नेगेटिव, D2O मोर नेगेटिव, मोर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मोर नेगेटिव मींस मोर स्टेबल, ये चीज लिख लो अपने नोट्स में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, समझे क्या, राइट। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा, मैंने एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब बताया था, ठीक है। फिर टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, जैसे हमें पता है वाटर हैज गॉट मैक्सिमम डेंसिटी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बताया था, वाटर हैज गॉट मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, गेटिंग ना, राइट, मतलब क्या, ऑलमोस्ट 276.98 केल्विन, जबकि D2O का मैक्सिमम डेंसिटी देखो कितना है, 284.2 केल्विन। हर चीज में D2O ज्यादा है। डेंसिटी के मामले में बिकॉज मैंने बताया विस्कोसिटी, जिसका विस्कोसिटी ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा, तो डेंसिटी के मामले में भी कौन आगे, D2O आगे है डेंसिटी के मामले में भी, ठीक है, राइट। फिर देखो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के मामले में भी क्या है, D2O आगे है। बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो H2O का ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी D2O का दिया नहीं गया है, समझे क्या। तो हर एक प्रॉपर्टी में D2O आगे है, बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में H2O आगे है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जैसे वेपर प्रेशर हो गया, वोलेटाइल नेचर हो गया, जो नहीं दिया गया है वो मैंने यहां पे लिखा है। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, देखो यहां पे भी, देखो यहां पे भी H2O बस 3 चीज में आगे आ रहा है। H2O किस में आगे आया है, H2O पहले किस में आया है ज्यादा, वेपर प्रेशर, वोलेटाइल नेचर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाकी देखो हर एक चीज में D2O जो है ज्यादा है, समझे। मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा। रीजन के साथ मैंने बताया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगा उसमें इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ज्यादा होगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ज्यादा होगा वो उतना थिक होगा, उतना डेंस होगा, उतना बल्की होगा, गेटिंग। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, गेटिंग। उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा, गेटिंग, राइट। उसका विस्कोसिटी ज्यादा, राइट। तो ये सारी चीजें आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग विद प्रॉपर रीजन, क्लियर, राइट। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल से क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज इसको निग्लेक्ट मत करना। मैंने जैसे पढ़ाया तुम्हें सारे वैल्यूज नहीं याद करने, बस तुम्हें रिलेटिव कंपैरिजन याद करना है, कौन किससे ज्यादा है, गेटिंग, राइट।
फिर उसके बाद इसको पढ़ सकते हो कि हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई कैपेसिटी हीट कैपेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग with polar molecules, even the covalent compounds like alcohol and carbohydrates dissolve in water. अल्कोहल के साथ वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. इसी वजह से अल्कोहल्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो कि कोवलेंट कंपाउंड्स है, दे कैन डिसॉल्व इन वाटर. समझे क्या? राइट, ये चीज है. गेटिंग? तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर तुम देख सकते हो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार बॉन्डिंग में, इसको मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में, ये तुम देख सकते हो. ठीक है. तो उसके बाद इन द लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वी ऑल नो. ठीक है. द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइजेज इन द हेक्सागोनल फॉर्म. इसको अंडरलाइन कर लो. आइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या होता है. इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है कि आइस का सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. गेटिंग? एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है. बट एट वेरी लो टेम्परेचर्स इट कंडेंसेस टू क्यूबिकल फॉर्म. अभी देखो इसमें कंफ्यूज मत हो कि हेक्सागोनल फॉर्म क्या है, क्यूबिकल फॉर्म क्या है. अभी इसको एज अ थ्योरी बस दिमाग में रख लो. गेटिंग ना? कि आइस इन जनरल हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, बट एट वेरी लो टेम्परेचर्स क्यूबिकल फॉर्म में चला जाता है. जब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे हम लोग खुद ही पढ़ लेंगे कि हेक्सागोनल लैटिस क्या होता है, क्यूबिकल लैटिस क्या होता है. बस अभी के लिए इसको दिमाग में रखो. ठीक है. Density of ice is less than that of water. We all know that ice floats over water. Getting it? Therefore, an ice cube floats on the surface of water. ठीक है. और इसका रीजन क्या है? Why the density of ice is less than that of water? Because of the structure. अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आइस. ठीक है. In winter season, ice formed on the surface of lakes. In winter season, लेक के सरफेस पे जो आइस फॉर्म हो जाता है वो प्रोवाइड करता है थर्मल इंसुलेशन, which ensures the survival of aquatic life. ठीक है. Now, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये तुमने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा. स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस के स्ट्रक्चर में कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, मतलब केज लाइक स्ट्रक्चर होता है आइस का, जिसकी वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाता है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर. देखते हैं इसमें क्या लिखा है, और अगर मुझे कुछ अलग से लिखवाना होगा तो मैं लिखवाऊंगा. स्ट्रक्चर ऑफ आइस हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, तुम देख सकते हो यहां से हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ आइस है. ठीक है. राइट. देख ले इसमें पहले क्या लिखा है. अगर इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम का नहीं दिया गया होगा तो मैं लिखवा दूंगा. दिया गया है. क्या कह रहे हैं? ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय फोर ऑक्सीजन एटम्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर्स. ठीक है. अच्छा, ये बताता हूं पहले. उसके बाद क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आइस इज रादर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर विद वाइड होल्स. दीज होल्स कैन होल्ड सम अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एप्रोप्रिएट साइज इंटरस्टिशियली. तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस के में किस तरह से बता रहे हैं? देखो आइस का स्ट्रक्चर किस तरह से बता रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ आइस क्या बता रहे हैं कि ईच ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम. स्ट्रक्चर ऑफ आइस स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है. तो मैंने ऑलरेडी बताया था एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर में, आइस के स्ट्रक्चर में. सो दिस विल कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ आइस एंड दिस विल कंबाइन विद another molecule of ice. समझे क्या? उसी तरह से ये जो है
Similarly, यहां से एक दूसरा आइस का मॉलिक्यूल होगा। अब इसको मैं हटा रहा हूं, ये तो हो गया तुम्हारा, आई नीड स्पेस। ऐसे, ठीक है, राइट। एंड इस तरह से ये ऐसा कंटिन्यू होगा। इस तरह से तुम देख सकते हो। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस, ठीक है, राइट। तो हमें यहां से क्या दिख रहा है? हमें यहां से ये दिख रहा है कि ये जो है ये एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो जैसे यहां पे एम्प्टी स्पेस ट्रैप हो गया, यहां पे जैसे एम्प्टी स्पेस आ गया, एम्प्टी स्पेस, राइट। तो आइस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहले तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होता है। ईच ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहाइड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर ऑक्सीजन एटम। तो पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है, इसमें देयर इज नो इफ्स एंड बट्स, ठीक है। तो ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहाइड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर्स, ठीक है, राइट। तो एक चीज तो ये दिमाग में अपने बैठा लो। अच्छा, अभी दूसरा जो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आइस में कैसा है, कई सारे क्या है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। अब ड्यू टू एम्प्टी स्पेस, ड्यू टू empty space in cage like structure of ice, पहला, ice has low density than water। क्योंकि बहुत सारे ओपन स्पेसेस होते हैं, इस वजह से आइस का जो डेंसिटी होता है वो वाटर के डेंसिटी से कैसा होता है, कम होता है। आइस हैज गॉट लो डेंसिटी देन वाटर, समझे क्या, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस केज लाइक स्ट्रक्चर ओनली, बिकॉज ऑफ दिस केज लाइक स्ट्रक्चर ओनली, वाटर shows anomalous behavior between 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। किस तरह से, किस तरह से? ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 4 डिग्री सेल्सियस है, समझे क्या, राइट। तो इन जनरल हमें पता है किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट किया जाएगा तो ऑन हीटिंग सब्सटेंस क्या होता है, एक्सपैंड होता है, और एंड ऑन कूलिंग सब्सटेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में हमें क्या दिख रहा है कि इन जनरल एट 1 atm, फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो यहां पे मैं लिखता हूं एट 1 atm, at 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस और ये है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पे इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर ऐसे बताते हैं, वाटर हीटेड अबव 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी लेस देन
1 ग्राम पर ml। अगर वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट किया जाएगा तो एक्सपेंशन होगा, डेंसिटी विल बी लेस देन 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे इफ वाटर इज कूल्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, राइट। तो गिवन मास ऑफ वाटर, यहां पे हम लोग गिवन मास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेट, इसको मैं यहां पे समझाता हूं थोड़ा, बिकॉज आई विल बी नीडिंग सम मोर स्पेस। तो मैंने क्या बताया, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनॉमलस बिहेवियर मैं ये बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि एट 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक तो अभी मैंने बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर कम होगा, 1 ग्राम पर ml से कम होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कूल करोगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। समझे क्या, राइट। तो हीटेड अबव 4 डिग्री सेल्सियस, फटाफट बता देता हूं, हीटेड अबव 4 डिग्री सेल्सियस तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर विल इंक्रीज, मास कांस्टेंट, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। गेटिंग ना, मतलब डेंसिटी विल डिक्रीज, मतलब डेंसिटी विल बिकम लेस देन 1 ग्राम पर ml व्हेन हीटेड अबव 4 डिग्री सेल्सियस। समझे क्या। उसी तरह से व्हेन कूल्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाए, क्योंकि मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब डेंसिटी एट टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस विल बी मोर देन कितना, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, बट नाउ लेट अस सी कि जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चेंज होगा वाटर का, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होगा, समझे क्या, राइट। सो पहला अगर हम बात करें कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम हीट कर रहे हैं वाटर को, तो उस केस में व्हाट विल हैपन, जनरली हीट करने पर एक्सपेंशन होता है, बट जो हम बता रहे हैं यहां पे, ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहला क्या होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, contraction occurs, getting, that means volume decreases। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम एंड वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस in the range 0 to 4 degree Celsius, volume at 0 degree Celsius is maximum and volume at 4 degree Celsius is minimum।
समझे क्या? इन द रेंज ऑफ 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम एंड वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मिनिमम। ठीक है, फॉर अ गिवन मास, क्योंकि जब हम लोग 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू कितना? मास अपॉन वॉल्यूम ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि डेंसिटी ऑफ वाटर, इट मीन्स दैट density of water at 0 degree Celsius is minimum in the range 0 to 4 degree Celsius, and density of water H2O at 4 degree Celsius is maximum, which is equal to 1 gram per ml. 1 gram per ml. समझे क्या? तो ये क्या है? ये एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर है, क्योंकि जनरली सब्सटेंसेस को अगर हीट किया जाता है तो उनमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। बट वाटर को अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। समझेगा? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो वाटर का वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? मिनिमम होगा। इन द रेंज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी क्या होगा? क्योंकि वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सो फॉर अ गिवन मास डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? मिनिमम होगा। डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कितना? 1 ग्राम पर ml। समझेगा? अब ऐसा क्यों होता है? यह एनॉमलस बिहेवियर का रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, what happens? Hydrogen bonds in ice में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दे ब्रेक। एंड अगर आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कमिंग closer, and if water molecules start coming closer, it means what? Contraction in volume। मतलब वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीजेस। हमने देखा ना आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइस का स्ट्रक्चर हमने देखा ना, कैसा केज लाइक स्ट्रक्चर है। देखो जरा आइस का स्ट्रक्चर देखो, कैसा केज लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है, जब हम लोग इसको हीट करेंगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो कि क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होने लगेंगे? टूटने लगेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्लोज आने लगेंगे। दे विल स्टार्ट अप्रोचिंग व्हाट? क्लोजर। समझे क्या? वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट अप्रोचिंग क्लोजर। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्लोज आने लगेंगे। समझे क्या? ये क्लोज आने लगेंगे। दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर। समझे क्या? राइट, क्योंकि जो एम्प्टी स्पेस था वो भर जाएगा। Water molecules will start coming closer, and water molecules will start coming closer on heating from 0 to 4 degree Celsius। इसका मतलब क्या हो गया? Contraction in volume and increase in density। इस वजह से ये कहा जाता है, इस वजह से वाटर क्या करता है? ये एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। समझे क्या? तो ये तो था क्या? हीटिंग के लिए। ठीक है। सिमिलरली ऑन कूलिंग 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? एट 1 atm। एनॉमलस बिहेवियर बारे में बता रहा हूं, ठीक है? एट 1 atm। तो कूल करने पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। मगर वाटर में क्या होगा? एक्सपेंशन अकर्स, दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। हीट कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कूल करेंगे 4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक तो एक्सपेंशन होगा। समझे क्या? एंड क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीजेस। आई होप सो वाटर का एनॉमलस बिहेवियर समझ में आ गया होगा। वाटर शोज एनॉमलस बिहेवियर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। एनॉमलस बिहेवियर ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? राइट, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।
ठीक है, तो इसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, फटाफट से इसके नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, तो इसको ध्यान से देखो। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या बताया है इसमें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए वाटर के। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या करें कि यहां पे बता रहे हैं कि वाटर शोज एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक बिहेवियर, मतलब वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, जो कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी आयनिक में। जैसे इस वाले रिएक्शन में वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस, क्योंकि वो HCl से रिएक्ट कर रहा है, तुम रिएक्शन जानते हो। उसी तरह से इस वाले रिएक्शन में इट इज वाटर इज एक्टिंग एज अ एसिड बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद व्हाट, एनायन ऑफ CH3COH। CH3COH का जो एनायन होगा वो क्या होगा, CH3COO माइनस होगा। तो CH3CO माइनस डेफिनेटली क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब बेस है। तो CH3CO माइनस जब वाटर साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर विल एक्ट एज व्हाट, वाटर विल एक्ट एज एसिड। ठीक है, राइट, तो ये तुम जानते हो। उसके बाद अगला वाला जो है रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम बात करें रिएक्शन विद मेटल्स की, तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मेटलर्जी में। तो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करी जा रही है। रिएक्टिव मेटल्स क्या होता है, मैंने ऑलरेडी मेटलर्जी पढ़ाया है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया था। मतलब वो मेटल्स जिनका इनोड ऑक्सीडेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जिनका इनोड ऑक्सीडेशन पॉजिटिव होता है, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स देन हाइड्रोजन। गेटिंग ना। और मैंने बताया था कि सच मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एज वेल एज वाटर। गेटिंग, सो रिएक्टिव मेटल्स इनोड ऑक्सीडेशन पॉजिटिव, रिड्यूस H2O टू हाइड्रोजन। समझा क्या, राइट। देखो जरा, मैंने पूरा रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें याद कराया था। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पूरा याद कराया था। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद कराया था, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली मान से जान। मतलब क्या, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज एंड जिंक। कहेंगे ना, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली मान से जान। फिर उसके बाद करीना फेंके सीडी, कोई नीचे देखो पागल है। समझे क्या, राइट, पढ़ाया था ये यहां से। करीना फेंके सीडी, कोई नीचे, ये निकल है, कोई नीचे सुनो पागल है। समझे क्या, ये मैंने पढ़ाया था। फिर उसके बाद लास्ट वाले, क्यों होगी आज और पिटाई। ठीक है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, फटाफट से मैंने कुछ चीजें लिखी इनके बारे में। लिथियम से लेकर के लेड तक, हमें यहां से दिख रहा है कि लिथियम से लेकर के लेड तक, वी कैन सी इट क्लियरली। मैंने क्या लिखा है, देखो जरा, आई हैव रिटन दैट ई नॉट ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, गेटिंग राइट। तो इसका मतलब क्या, रिड्यूसिंग पावर विल डिक्रीज। ई नॉट ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा, मतलब रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगा, एंड मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। इसका मतलब टेंडेंसी टू रिड्यूस हाइड्रो वाटर, वाटर को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, वाटर को हाइड्रोजन रिड्यूस कर दिया जाएगा। किस तरह से, वाटर में जो H+ है वो हाइड्रोजन में रिड्यूस हो जाएगा। सो टेंडेंसी टू रिड्यूस वाटर टू हाइड्रोजन और टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर विल डिक्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम से लेकर के लेड तक हमें जितने भी मेटल्स दिख रहे हैं, इन सबका ई नॉट ऑक्सीडेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। समझे क्या, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लिथियम से लेकर के लेड तक हमें वेट क्या हो गया, वेट, हाँ, just wait a minute.
जस्ट मिनट, यस हाँ, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है कि लिथियम से लेकर लेड तक जितने भी मेटल्स उन सबका इनोड ऑक्सीडेशन कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब उन सबका टेंडेंसी है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एज वेल एज वाटर, मतलब इन सबको वाटर या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, मगर इनका जो इनोड ऑक्सीडेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, कहां से, लिथियम से लेकर लेड तक, गेटिंग ना, इसका मतलब मेटल रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग पावर इज डिक्रीजिंग, मतलब टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड वाटर इज डिक्रीजिंग, गेटिंग, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, राइट। उसी तरह से अगर हम बात करें बाकी की, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, मैंने क्या लिखा है यहां पे, देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे, आई हैव रिटन दैट कि दे हैव इनोड ऑक्सीडेशन कैसा, नेगेटिव, so they will do not displace hydrogen from water or do not reduce H plus to H plus in water, they do not reduce H plus in water, they do not reduce H plus in water to hydrogen, समझे क्या, तो इसका मतलब because they are poor reducing agent than hydrogen, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये एक तरह से रिवीजन है। तो इसका मतलब यहां पे अब देखो रिएक्शंस में आते हैं हम लोग, रिएक्शंस मैंने क्या क्या लिखा है, मैंने यहां पे रिएक्शन में लिखा है, देखो जरा, मैं जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं तो मैं उसी ऑर्डर में नोट्स निकाल लें, ठीक है। रिएक्शन में क्या क्या लिखा है, रिएक्शन में मैंने ये लिखा है कि फॉर मेटल रिएक्टिविटी मोर देन हाइड्रोजन, कौन से मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, द मेटल्स विच हैव गॉट पॉजिटिव इनोड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का तो इनोड ऑक्सीडेशन कैसा होता है, जीरो होता है ना, सो मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कौन वाले, लिथियम से लेकर लेड तक, ये वाले लिथियम से लेकर लेड तक, मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, समझे क्या, तो वही चीज मैंने लिखी है कि क्या बताया मैंने यहां पे, फॉर मेटल रिएक्टिविटी मोर देन हाइड्रोजन, तो इन जनरल मैंने क्या लिखा है, इन जनरल मैंने रिएक्शन लिखा है कि दोज मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सच मेटल्स they will react with water and they will form their respective hydroxides and they will evolve what, hydrogen gas, बस बैलेंस किया है, समझे क्या, those metals which are more reactive than hydrogen they will react with water and they will evolve what, hydrogen gas along with the formation of their respective hydroxide, समझे क्या। अच्छा, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे मेटल्स का रिएक्टिविटी बढ़ता है, घटता है, मेटल्स का रिएक्टिविटी जैसे डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखो ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मेटल लेस रिएक्टिव है तो उसको डेफिनेटली क्या, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना, रिएक्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि वो खुद से कैसा है, लेस रिएक्टिव है, तो ये चीज ऑब्वियस है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि as the metal reactivity decreases the temperature required for reaction क्या, it increases, ठीक है। अब जैसे देखो मोर रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम तक के देखो जरा, मोर रिएक्टिव मेटल्स जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, लेकर भारत सरकार का नाम, समझे क्या, सो मोर रिएक्टिव मेटल्स दे कैन इवन रिएक्ट विद व्हाट, कोल्ड वाटर फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्विंग हाइड्रोजन, ठीक है। स्लाइटली लेस रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, देखो जरा, स्लाइटली लेस रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, दे आर स्लाइटली लेस रिएक्टिव, सो दे विल नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ऐसे मेटल्स को अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराओगे नहीं रिएक्ट करेंगे, दे विल रिएक्ट विद व्हाट, वार्म वाटर, जिसमें वाटर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो, एंड देन दे विल रिएक्ट विद वार्म वाटर, दे विल फॉर्म द रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व, ठीक है। इवन लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे जो और कम रिएक्टिव हो गए जैसे जिंक एंड क्रोमियम, सो दीज इवन लेसर रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक एंड क्रोमियम, they will not react with cold water, they will not react with warm water, they will react with boiling water and they will evolve what, hydrogen gas forming respective hydroxides, समझे क्या, जिंक एंड क्रोमियम। एंड जो उससे भी कम रिएक्टिव होते हैं, इवन लेसर रिएक्टिव मेटल्स जैसे आयन हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, टिन हो गया, गेटिंग ना, राइट। सो इवन लेसर रिएक्टिव मेटल्स
they will not react with cold water, they will not react with warm water, they will not react with boiling water, they will react with steam. Getting? Now steam has got temperature more than boiling water. Getting? Right. So red hot iron, एक तो वो पहले red hot होने चाहिए, red hot iron plus steam. Getting? ना क्या? Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड, हमें पता है Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड. बात समझे क्या? राइट. तो ये चीज मैंने बताई. अच्छा, फिर उसके बाद यहां पे मैंने क्या बताया? यहां पे मैंने बताया कि ये बस ऐसी जनरल सा पॉइंट है. वाटर के साथ रिएक्ट करते टाइम हम क्या देखें कि हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना. हमने देखा ना कि मेटल प्लस वाटर क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि वो मेटल्स जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मेटल्स विच फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, they do not react with water at room temperature. RT मतलब room temperature, due to formation of protective layer of oxide और hydroxide. मतलब जैसे सपोज करो ये मेटल का सरफेस है, सपोज करो कि वेट लेट अस सपोज कि ये मेटल का सरफेस है और इसमें क्या किया? इसमें पानी डाला. पानी डाला तो वैसे क्या हो गया? इसमें इसके सरफेस पे एक लेयर आ गया, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का लेयर आ गया. समझे क्या? तो मतलब ये क्या हो गया? दिस इज अ लेयर ऑफ इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं? MOH हाइड्रोक्साइड का लेयर आ गया. तो मेटल किधर है? देखो मेटल तो नीचे लाया कर रहा है ना, मेटल तो ये नीचे लाया कर रहा है ना, और पानी किधर है? ऊपर है. मेटल और पानी के बीच में क्या आ गया? मेटल और पानी के बीच में तो ये इनसॉल्युबल लेयर आ गया. तो मेटल और पानी क्या कर रहे हैं? वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे. समझे क्या? राइट. तो वही चीज बताया कि मेटल्स विच फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर. मतलब रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कराओगे तो रिएक्ट नहीं करेंगे वो वाले मेटल्स जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. मैंने सॉल्युबिलिटी चार्ट ऑलरेडी पढ़ाया है सबको. बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम, बेरिलियम, लेड, दे विल नॉट रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर. समझे क्या? अब यहां से आगे की चीजें सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है. रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स. ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स देख लिया हमने. नाउ लेट अस सी रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स. ठीक है, सो नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर. मैंने लिखा हुआ है ओनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ वाटर विद फ्लोरीन की. ठीक है, ध्यान से देखते जाओ. तो फ्लोरीन के साथ क्या बताया जा रहा है? फ्लोरीन के साथ वाटर शोज रिडॉक्स रिएक्शन. ये जो मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूं वाटर एंड फ्लोरीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ वाटर रिएक्ट्स एंड इट शोज रिडॉक्स रिएक्शन विद फ्लोरीन. समझे क्या? किस तरह से? एंड गिव्स व्हाट? वाटर रिएक्ट्स विद फ्लोरीन, shows redox reaction with fluorine and gives ozonized oxygen. Ozonized oxygen is a mixture of ozone and oxygen. किस तरह से? किस तरह से? देखो, fluorine, when the fluorine is taken in lesser quantity, when fluorine is taken in lesser quantity, तो fluorine plus water gives HF plus O2. ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि यहां पे देखो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है. यहां पे कितना हो गया? -1 हो गया. तो F2 से F-1 क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. वाटर में ऑक्सीजन कितना है? -2 है. यहां पे कितना हो गया? 0 हो गया. गेटिंग ना? तो वाटर में ऑक्सीजन -2 से 0 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. तो ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, सो व्हेन फ्लोरीन इज इन द लेसर क्वांटिटी क्या आता है? HF प्लस ऑक्सीजन आता है. समझे क्या? एंड इस ऑक्सीजन में अगर हम लोग बाहर से थोड़ा और फ्लोरीन डाल दें तो ऑक्सीजन फ्लोरीन साथ कंबाइन कर जाएगा, क्या बना लेगा? OF2 बना लेगा. और OF2 में हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा हुआ है फ्लोरीन -1 होता है, ऑक्सीजन +2 होता है. समझेगा? ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में फ्लोरीन लेते हैं तो फ्लोरीन इन लार्ज क्वांटिटी अगेन रिएक्ट्स विद वाटर, गिव्स व्हाट? HF प्लस ओजोन. समझेगा? तो जब फ्लोरीन एंड वाटर का रिएक्शन होता है तो ये दोनों रिएक्शन जो है साइमल्टेनियसली होते हैं and we get a mixture of oxygen and ozone. And this mixture of oxygen and ozone को क्या बोलते हैं? This mixture of oxygen and ozone को बोला जाता है ozonized oxygen. समझे क्या? तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. फ्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, रिडॉक्स रिएक्शन होता है.
इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन। जो मैंने रिएक्शन लिखा है उसको ध्यान से देखो, ढंग से देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक है। तो रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन प्लस वाटर को क्या बोलते हैं? क्लोरीन प्लस वाटर को बोलते हैं क्लोरीन वाटर, ठीक है। सो क्लोरीन प्लस वाटर क्या देता है? HCl प्लस HOCl देता है। पहली बात, HOCl कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, इस वजह से HOCl ब्रेक्स इनटू HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? क्लोरीन प्लस वाटर मतलब क्लोरीन वाटर विल गिव व्हाट? HOCl, HOCl यहां से कैंसिल हो गया, क्या आ गया? HCl प्लस HCl, कितना? 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, समझे क्या? तो क्लोरीन वाटर के रिएक्शन में क्या आ रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है। एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर. It is responsible for oxidizing property of chlorine water. Chlorine water can be used as a bleaching agent, chlorine water can be used as an oxidizing agent, and chlorine water can be used as a disinfectant. समझे क्या? जर्म्स को मारने के लिए भी क्लोरीन वाटर को यूज किया जाता है, समझे क्या? तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन, समझे? तो ये कहा जाएगा कि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से? नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, मतलब क्लोरीन ब्लीचेस बाय ऑक्सीडेशन, समझे क्या? राइट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि क्लोरीन वाटर ब्लीचेस बाय व्हाट? ऑक्सीडेशन. And because of this nascent oxygen only, chlorine water is oxidizing agent and it has got a disinfection property. Similarly, bromine के साथ bromine plus water, तो उसी तरह से bromine plus water को हम लोग क्या बोलते हैं? bromine water बोलते हैं. And bromine plus water रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा? HBr plus HOBr. HOCl की तरह HOBr भी कैसा है? अनस्टेबल है. तो this HOBr will break to give HBr plus nascent oxygen. So again this nascent oxygen is responsible for oxidizing behavior of bromine water. समझे क्या? So this nascent oxygen is responsible for what? Oxidizing behavior of bromine water. बात समझ में आ गई? Clear? Responsible for the oxidizing behavior of bromine water. Nascent oxygen जो इवॉल्व हुआ है, ठीक है? I hope so clear हुआ होगा, ठीक है? Now let us move on to next thing, reaction with ionic compounds. तो रिएक्शन विद मेटल्स हो गया, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स हो गया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू रिएक्शन विद आयनिक कंपाउंड्स. रिएक्शन ऑफ वाटर विद आयनिक कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो फर्स्ट, वाटर रिएक्ट्स विद, ध्यान से सुनना, वाटर रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू गिव व्हाट? मेटल हाइड्रोक्साइड. कोई सा भी मेटल ऑक्साइड है वो वाटर साथ रिएक्ट करेगा, क्या आएगा? उसका रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड आएगा. जैसे Na2O प्लस वाटर क्या देगा? NaOH, समझे क्या? उसी तरह से water reacts with metal peroxide to give metal oxide plus H2O2. पहला वाला metal oxide plus water gives metal hydroxide. एग्जाम्पल जैसे Na2O plus water क्या आएगा? NaOH आएगा. सिमिलरली कोई सा भी मेटल पेरोक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2. H2O2 गैस इज इवॉल्व, समझे क्या? राइट, तो जैसे Na2O2 प्लस वाटर क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2. अभी क्योंकि हमने H2O2 हाल में ही पढ़ा है, तो H2O2 का क्या है? H2O2 डिकम्पोजेज एट रूम टेम्परेचर, हमने पढ़ा है, एंड विल गिव व्हाट? H2O प्लस O2, समझे? तो इन सिंपल टर्म्स, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 प्लस वाटर एट रूम टेम्परेचर क्या देगा? NaOH प्लस H2O2, and this H2O2 will decompose to give water and oxygen, समझे क्या? फिर थर्ड वाला, water reacts with metal superoxide to form what? Very important reaction, metal hydroxide plus H2O2 plus O2. Getting ना? Right. तो सीधी बात, जैसे KO2 हमें पता है, KO2 क्या है? मेटल सुपर ऑक्साइड. ऐसा हमने पढ़ा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन में. KO2 इज मेटल सुपर ऑक्साइड, K+1 एंड O2-1, ठीक है? KO2 क्या है? सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हो गया. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. मैंने यहां पे जितने भी रिएक्शन लिखे सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखे, मैंने कोई भी बेकार का रिएक्शन नहीं लिखा है. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. तो मेटल सुपर ऑक्साइड प्लस वाटर क्या आएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी प्लस ऑक्सीजन गैस. अब देखो जरा, क्योंकि ये मिक्सचर सुपर ऑक्साइड प्लस वाटर का मिक्सचर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर रहा है. इस वजह से इट इज यूज्ड टू रिमूव व्हाट? CO2
एंड इट इज यूज्ड बाय सबमरीन डाइवर्स। सबमरीन डाइवर्स जब पानी के नीचे जाएंगे उनको क्या ऑक्सीजन चाहिए होगा ना, सो दे समटाइम्स कैरी दिस मिक्सचर ऑफ सुपर ऑक्साइड एंड वाटर। समझे क्या? सुपर ऑक्साइड एंड वाटर क्या करेगा, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। समझे क्या? तो ये तीन रिएक्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बात समझ गए? ठीक है, तो कौन कौन से रिएक्शन देखे हमने? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल परऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। H2O2 रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा H2O प्लस ऑक्सीजन में। एंड देन मेटल सुपर ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस ऑक्सीजन। समझे क्या? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हमने देखी अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर 4, नंबर 4 में क्या बता रहे हैं? नंबर 4 में बता रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल सल्फाइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो ये तो सिंपल है। मेटल सल्फाइड हमने अभी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है। सल्फाइड S-2 इज एन आयन ऑफ वीक एसिड। यस, तो एनायन ऑफ वीक एसिड जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? इसमें कोई नई चीज थोड़ी मैं बता रहा हूं। S-2 प्लस वाटर, ये क्या है? ये बेस है ना, तो ये क्या देगा? दिस विल गिव HS-, गेटिंग ना, राइट? प्लस क्या? OH-, एंड देन HS- प्लस वाटर, ये क्या देगा? H2S प्लस OH-, यही तो आएगा। समझे क्या? राइट। तो बेसिकली देखा जाए, अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें तो पूरा रिएक्शन क्या है? S-2 प्लस 2 वाटर क्या दे रहा है? H2S प्लस 2 OH-। समझे क्या? तो वही चीज है यहां पे कि हमें यहां पे क्या दिख रहा है कि मेटल सल्फाइड जैसे MgS प्लस 2 वाटर क्या दे रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? क्या किया? अगर हमने क्या किया? अगर हमने किया Na2S प्लस वाटर तो क्या देगा? NaOH प्लस NaHS। देखो यहां पे S-2 प्लस वाटर क्या दे रहा है? HS- प्लस OH-। तो HS- Na प्लस साथ कंबाइन किया और OH- भी Na प्लस साथ कंबाइन किया, तो क्या आ गया? NaOH प्लस NaHS। ये क्या है? ये Na2S है ना, तो 2 Na प्लस हो गए ना, तो एक Na प्लस NaHS दे देगा और एक Na प्लस NaOH दे देगा। तो ये तो सिंपल है। समझे क्या? अब देखो जरा, अब ये इंपॉर्टेंट है अगला वाला, फिफ्थ का ए पार्ट। फिफ्थ के ए पार्ट में क्या बताया जा रहा है? फिफ्थ के ए पार्ट में बताया जा रहा है कि एनी मेटल नाइट्राइड, बात को सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल नाइट्राइड when reacts with water gives metal hydroxide and ammonia gas is evolved. Metal nitride when reacts with water gives metal hydroxide and ammonia gas is evolved. बात को सुनना ध्यान से, समझे क्या? तो जैसा अगर हम बात करें ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 में जो है सिर्फ और सिर्फ लीथियम है जो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और मेटल नाइट्राइड देगा, मतलब लीथियम नाइट्राइड देगा। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 में लीथियम है, सिर्फ और सिर्फ लीथियम। देखो मैंने क्या लिखा? ओनली लीथियम फॉर्म्स मेटल नाइट्राइड। किस तरह से? लीथियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स Li3n एंड Li3n प्लस वाटर क्या देगा? LiOH प्लस अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड। रेस्ट अदर मेटल्स ऑफ ग्रुप 1, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे डू नॉट कंबाइन विद नाइट्रोजन। मतलब बाकी मेटल्स नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, दे विल नॉट गिव एनी नाइट्राइड। तो ग्रुप 1 में द नाइट्राइड विच इज एग्जिस्टिंग इज लीथियम नाइट्राइड। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्राइड नहीं बनाएंगे, दे विल नॉट कंबाइन विद नाइट्रोजन। सो ग्रुप 1 में वी हैव ओनली लीथियम नाइट्राइड एंड दिस लीथियम नाइट्राइड, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली लीथियम कंबाइंस विद नाइट्रोजन, रेस्ट अदर्स डू नॉट कंबाइन विद नाइट्रोजन। समझेगा? इंपॉर्टेंट है ये। सो लीथियम नाइट्राइड बनेगा, लीथियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव व्हाट? LiOH प्लस अमोनिया गैसेस इवॉल्व। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 में, ये मैं हटा देता हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 में अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप 2 में क्या है? ग्रुप 2 में ऑल मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। तो ग्रुप 2 के जितने मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दे ऑल कंबाइन विद नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट, दे ऑल कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म व्हाट? नाइट्राइड। गेटिंग? ग्रुप 2 के मेटल्स क्या होते हैं? M+2 होता है ना,
और नाइट्राइड क्या होता है, N-3 होता है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा M3N2। ठीक है, सो ग्रुप 2 का मेटल प्लस नाइट्रोजन क्या दे रहा है, मेटल नाइट्राइड दे रहा है, एंड दिस मेटल नाइट्राइड ऑफ ग्रुप 2 will dissolve in water, will react with water to give what, metal hydroxide plus ammonia gases evolved। समझे क्या? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन क्या देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, and this magnesium nitride Mg3N2 reacts with water to give what, metal hydroxide plus ammonia gases evolved। तो वही चीज मैंने यहां पे जनरल लिखा है कि फिफ्थ का ए पार्ट मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। तो मगर पहले ये देखना पड़ेगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में किस मेटल का नाइट्राइड बनेगा, समझे क्या? उसी तरह से हम लोग यहां पे एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, एक एग्जांपल हम लोग यहां पे और लिख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है AlL प्लस वाटर क्या देगा, AlOH होल थ्राइस प्लस क्या, अमोनिया। AlN प्लस वाटर विल गिव AlOH होल थ्राइस प्लस अमोनिया, नाइट्राइड प्लस वाटर, समझे क्या? तो ये जो बताया ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बताया, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट, तो ये फिफ्थ, दिस वाज फिफ्थ का ए पार्ट, ये था फिफ्थ का ए पार्ट, समझे क्या? अभी फिफ्थ के बी पार्ट में आते हैं। फिफ्थ का बी पार्ट मैंने ये लिखा है, फिफ्थ का बी पार्ट क्या लिखा है, मेटल अमाइड प्लस वाटर विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। तो जैसे ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 का अमाइड, ग्रुप 1 में लीडियम जो है अमाइड नहीं बनाता है, बाकी सब ग्रुप 1 वाले अमाइड बनाते हैं। सो ग्रुप 1 अमाइड प्लस वाटर या सीधे सीधे मेटल अमाइड प्लस वाटर क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड। जैसे अभी हमने देखा मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर क्या दे रहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस वाज गेटिंग इवॉल्व्ड। उसी तरह से मेटल अमाइड प्लस वाटर विल गिव व्हाट, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड। ग्रुप 1 में लीडियम अमाइड फॉर्म नहीं करता है। अमाइड क्या होता है, अमाइड ग्रुप इज NH2-, अमाइड इज NH2-। ग्रुप 1 में लीडियम जो है वो अमाइड फॉर्म नहीं करता है, लीडियम क्या फॉर्म करता है, इमाइड फॉर्म करता है, इमाइड। डिफरेंस है, अभी मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। तो उसी तरह से लीडियम इमाइड प्लस वाटर क्या देगा, LiOH प्लस अमोनिया गैसेस इवॉल्व्ड। देखो रिएक्शन, देखो जरा रिएक्शन कैसे। सबसे पहले मैं लीडियम का रिएक्शन दिखाता हूं, लीडियम प्लस ड्राई अमोनिया। Lithium reacts with dry ammonia to form lithium imide Li2NH, and Li2NH reacts with water to give LiOH plus ammonia। समझे क्या? Rest other metals of group 1, rest other metals of group 1, they will react with dry ammonia to form their respective amides। सोडियम प्लस ड्राई अमोनिया सोडियम अमाइड, पोटेशियम प्लस ड्राई अमोनिया पोटेशियम अमाइड, रुबिडियम प्लस ड्राई अमोनिया रुबिडियम अमाइड, सीजियम प्लस ड्राई अमोनिया सीजियम अमाइड। मगर लीडियम प्लस ड्राई अमोनिया लीडियम इमाइड, समझे क्या? अब ये अमाइड्स आ गए, इनमें से कोई सा भी अमाइड पकड़ लो, एनी अमाइड प्लस वाटर विल गिव व्हाट, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। जैसे सोडा अमाइड, सोडियम अमाइड प्लस वाटर क्या देगा, NaOH प्लस अमोनिया। पोटेशियम अमाइड प्लस वाटर क्या देगा, KOH प्लस अमोनिया। रुबिडियम अमाइड प्लस वाटर क्या देगा, RbOH प्लस अमोनिया। सीजियम अमाइड प्लस वाटर क्या देगा, CSOH प्लस अमोनिया। समझे क्या? तो ये चीज है। तो इन जनरल मैंने क्या बताया है, ग्रुप 1 के अमाइड्स प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ग्रुप 1 में लीडियम इमाइड फॉर्म करता है, लीडियम अमाइड फॉर्म नहीं करता, लीडियम का इमाइड फॉर्म होता है। तो ग्रुप 1 में लीडियम इमाइड, समझे क्या? ग्रुप 1 में लीडियम इमाइड और बाकी सबका अमाइड प्लस वाटर क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। अभी सवाल ये उठता है कि ग्रुप 1 के मेटल्स अमाइड और लीडियम का इमाइड कैसे फॉर्म होता है? ग्रुप 1 के मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे विल रिएक्ट विद ड्राई अमोनिया and they will form their respective amides, and these amides on reaction with water will give what, metal hydroxide and ammonia gas is what. Similarly, lithium reacts with dry ammonia, does not form amide, instead it forms what, imide, which reacts with water to give what,
मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। समझे क्या? दिस वॉज द फिफ्थ पार्ट। ठीक है, राइट नाउ। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ हो गया, दिस वॉज फिफ्थ। सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट, ये सिक्स्थ है, दिस इज सिक्स्थ पार्ट। मेटल फॉस्फाइड्स प्लस वाटर, जैसे फॉस्फाइड, जैसे नाइट्राइड हमने देखा, हमने नाइट्राइड देखा Li3n प्लस वाटर क्या दे रहा था, अमोनिया गैस इवॉल्व हो रहा था अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से जैसे नाइट्राइड ग्रुप 15 का है N-3, उसी तरह से फॉस्फाइड भी ग्रुप 15 का है ना, जैसे नाइट्राइड N-3, फॉस्फाइड P-3। नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड को पानी साथ रिएक्ट करा रहे थे, मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनिया आ रहा था। उसी तरह से मेटल फॉस्फाइड को पानी साथ रिएक्ट कराओगे, मेटल हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन आएगा। बात समझे क्या? तो यहां क्या कह रहे हैं, मेटल फॉस्फाइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन। जैसे सोडियम प्लस फॉस्फोरस क्या देगा, सोडियम फॉस्फाइड, एंड सोडियम फॉस्फाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव व्हाट, फॉस्फीन अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। Magnesium plus phosphorus, they give what, magnesium phosphide, and magnesium phosphide on reaction with water gives magnesium hydroxide plus phosphine. Aluminium plus phosphorus क्या देगा, aluminium phosphide, and aluminium phosphide on reaction with water gives aluminium hydroxide plus phosphine. समझे क्या? So nitrides, metal nitrides dissolve in water, react with water to give metal hydroxide and ammonia. मेटल फॉस्फाइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन। समझे क्या? मेटल अमाइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। करेक्ट ना? तो ये जितनी सारी चीजें मैंने बताई, इन सबको ध्यान में रखो। बात समझ में आई क्या? राइट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेटल कार्बाइड्स। राइट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर निकलते हैं। मेटल कार्बाइड जो है ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यही बचा है बस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में, फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मेटल कार्बाइड वाला पोर्शन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूं। अभी टाइम हो गया हमारा, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।